हेलो एवरीवन। मैं आज का थर्ड पार्ट भी आज ही शेयर कर रही हूँ। बस मेरा मन किया तो मैं कर रही हूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने देखा था कि डीमन हांगुनजुन को ले गया था। उसके जाने के बाद सभी जगह सन्नाटा पसर गया। जियांग चेंग लान शुचेन की ओर देखता है। लान शुचेन इतना शांत क्यों हो गए हैं? अभी तो वो अपने भाई के लिए बहुत परेशान थे। सबसे पहले तो शूशे अपनी जगह से खड़ा होता है, जो तब से नीचे ही पड़ा है। उस डीमन ने उसे इतनी जोर से दूर पटका था। वो खुद को संभालते हुए आगे आता है और कहता है, सेक्ट लीडर, हमें हांगुनजुन को बचाना होगा। वो डीमन उन्हें ले गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया, वो डीमन क्लाउड रिसोर्सेस में आ गया और हांगुनजुन को भी अपने साथ ले गया, लेकिन लान कोरेन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, ना ही उन्होंने रोकने की कोशिश की। ऐसा क्यों? तभी शूशे फिर कहता है, सेक्ट लीडर, हमें हांगुनजुन को बचाना चाहिए। हमें पोर्टल की ओर जाना चाहिए। वो हांगुनजुन को वहीं लेके गया होगा। लान कोरेन शूशे की बात पर ध्यान ना देते हुए उस बुजुर्ग एल्डर से अपनी नज़रें एक्सचेंज करते हैं और फिर सभी की ओर देखते हुए कहते हैं, आज से कोई भी लान वांगजी के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरे क्लैन के लोग हांगुनजुन के बारे में पूछें तो आपका यही जवाब होगा कि हांगुनजुन सक्लूजन में है और कब तक आएंगे हमें नहीं पता। सभी लोग ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि लान सेक्ट लीडर ये क्या कह रहे हैं। जब लान कोरेन को लगता है कि कोई भी उसकी बात से कन्विंस नहीं लग रहा है, तो वो ऊंची आवाज़ में कहता है, मैं लान क्लान का सेक्ट लीडर होने के नाते ये आदेश देता हूँ कि मैंने जो कहा उसका पालन होगा। क्या आप लोग इसका पालन करेंगे या नहीं? सभी तुरंत झुककर वो करते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा सेक्ट लीडर, हम आपके आदेशों का पालन जरूर करेंगे। लान कोरेन एक नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोगों को यह देखकर शौक लगता है कि लान एल्डर्स ने भी इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया, ना ही इसका कोई प्रोटेस्ट किया, और वो भी वहाँ से चले गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और लान शुचेन वो अपने अंकल को देखकर ही समझ गए थे कि उनके अंकल कोई ना कोई बात जानते हैं जो वो हमसे छुपा रहे हैं। और शिचेन के पास खड़ा जियांग चेंग वो तो कंफ्यूजन में ही था, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले तो शिचेन ने हांगुनजुन के जाने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अब अंकल है जो ऐसी बातें कर रहे हैं जो दिमाग के ऊपर से जा रही है। वो लान शिचेन की ओर देखता है और कहता है, शिचेन, आप इतने शांत कैसे हैं? वो हांगुनजुन को ले गया है। आपने कुछ नहीं किया, और अभी अंकल इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं जो मुझे पता होना चाहिए? लान शुचेन नाम में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं चेंग, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा। जियांग चेंग कहता है, तो फिर आप इतना शांत कैसे हैं? लान शुचेन कहते हैं, मैं शांत इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने वांगजी के चेहरे में वो देखा जो मैं हमेशा से देखने को तरसता रहा। आज मैंने उसके चेहरे पर सुकून देखा और जीने की इच्छा देखी, वो भी सेल्फिश होकर जीने की इच्छा। इसलिए उसने मुझे आज तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूँ कि वो जीना चाहता है, वो भी उसके साथ। जियांग चेंग, क्या तुम इसका मतलब समझ रहे हो? यह कहकर शिचेन जियांग चेंग की ओर देखता है। जियांग चेंग थोड़ी देर बाद कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बेबी, यह कहकर वो रुक जाता है। लान शुचेन बस नोट करते हैं। लान वांगजी जो कि उस डीमन की गोद में है और डिसअपियर होते हुए अपने लान क्लान को देख रहा है। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। जब लान क्लान उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है, वो अपनी नज़रों को अब जाकर ऊपर करके उस डीमन की ओर करता है जो ऑलरेडी उसी की ओर देख रहा था। वो उसकी नज़रों के लिए कब से तरस रहा था, और लान वांगजी भी उसकी रेड आइज को देखकर ये बात समझ चुका था। वो अपने हैंड्स को, जो कब से नीचे ही थे जब से उस डीमन ने उसे उठाया है,
तब से उसके हाथ नीचे ही थे। वो अपने हाथों को ऊपर करके उसकी नेक के चारों ओर रैप कर लेता है और अपने हेड को उसके चेस्ट पर रख लेता है और उसकी ओर ही देखता रहता है। वो डीमन भी उसी की ओर देख रहा था। लन वांगजी उसकी ओर देखते हुए सोचता है, न जाने कैसे ये डीमन उसकी ज़िंदगी में आया और ज़िंदगी बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ से 6 महीने पहले का फ्लैशबैक कि कैसे एक डीमन और इंसान जो कि एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते हैं, एक दूसरे को मारने को बेताब रहते हैं, कैसे इतने पास आ गए कि एक दूसरे की ज़िंदगी बन गए। हम देखते हैं लान क्लान को, जहाँ पर लान कुरैन उसके दोनों नेफ्यूज़ के साथ टी एंजॉय कर रहे हैं। तभी लान सिचन कहते हैं, अंकल, जिन क्लान से इनविटेशन आया है, जिन क्लान 10 दिनों का मेला आयोजित कर रहा है, जहाँ सभी क्लान के लोग आने वाले हैं, यहाँ तक कि वैन क्लैन भी आने वाला है। उस मेले में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और घूम भी सकता है। आपका क्या ख्याल है अंकल, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? लान कुरैन अपनी टी का कप नीचे रखते हैं और अपनी बियर्ड को सहलाते हुए कहते हैं, हम जाएंगे। वैसे भी मेरी उम्र हो रही है, अब ज़्यादा वक्त तक मैं क्लान को नहीं संभाल पाऊंगा। आगे क्लान लीडर का पद तुम्हें ही संभालना है शिचन, इसलिए तुम्हारे लिए ओमेगा की तलाश करनी है। जिन सेक्ट में सभी क्लैन के लोग आएंगे और वहीं हम सुटेबल ओमेगा तुम्हारे लिए देखेंगे। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? लान शिचन कहते हैं, नहीं अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। लान कुरैन हाँ में अपना सर हिलाते हैं। अब लान कुरैन लान वांगजी की ओर देखते हैं, जो कि अपनी नज़रों को नीचे करके टी एंजॉय कर रहा है और उसके भाई और अंकल की बातों को सुन रहा है। लान कुरैन कहते हैं, वांगजी, क्या हम तुम्हारे लिए भी कोई अल्फा देखें, या अभी तुम शादी नहीं करना चाहते? लान वांगजी कहता है, अंकल, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अपनी शिक्षा को और कंटिन्यू करना है। लान कुरैन हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम सभी चलेंगे जिन क्लान। कब निकलना है शिचन? लान सिचन कहते हैं, अंकल, परसों से मेला स्टार्ट है, हम परसों ही निकलेंगे। लान कुरैन ठीक है कहते हैं। फिर तीनों अपने अपने कामों से निकल जाते हैं। ये खबर सभी क्लान में पहुंचती है कि जिन क्लान मेला आयोजित कर रहा है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। सभी क्लान जिन क्लान जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। जियांग क्लान में भी इसी की तैयारी चल रही थी। जियांग फैमिया, जो कि जियांग सेक्ट लीडर हैं, और उनकी वाइफ मैडम यू और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों ही ओमेगा है। जियांग यानली, जो कि 20 साल की है, और जियांग चेंग, जो कि 18 साल का है। जियांग यानली, जो कि लोटस पॉन्ड के पास बैठकर लोटस बीज को छील रही थी, तभी उसके पास उसका भाई जियांग चेंग आता है। जियांग यानली उसे देखती है और सोचती है कि अब उसके इस चिड़चिड़े भाई को क्या हुआ है। जियांग चेंग आकर जियांग यानली के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। जियांग यानली कहती है, अपने बीज के प्लेट को साइड करते हुए, क्या हुआ हम मेरे भाई को? अब किसने क्या कह दिया तुम्हें? जियांग चेंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, फादर ने कहा कि हम कल जिन क्लैन जाने वाले हैं, सभी लोग। यह सुनकर यानली के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। वो अपना मुंह नीचे कर लेती है। जियांग चेंग ये देखता है और आई रोल करते हुए कहता है, सीजे, शर्माइएगा बाद में। मुझे पता है आपको जिन क्लैन जाकर उस पीकॉक से मिलने की खुशी है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। जियांग यानली कहती है, चेंग, ये क्या कह रहे हो तुम? जियांग चेंग कहता है, सीजे, अब बस भी करिए और बाबा को समझाइए कि मेरी अभी इतनी उम्र भी नहीं है कि वो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। वो मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं? और माँ भी बाबा को कुछ नहीं कह रही। जियांग यानली एक स्माइल करते हुए कहती है, चेंग, ये तो एक दिन होना ही है, तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो सकता है कि वहाँ जाकर तुम्हें कोई अल्फा मिल जाए जिससे तुम खुद ही उसके पीछे पागल हो और माँ बाबा से अपने शादी की बात खुद ही करो। इस पर जियांग चेंग खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, और वहाँ से चला जाता है। और यानली बस अपने सर को शेक करती है। ऐसे ही दिन आ गया था सभी के जिन क्लन जाने का।
लान कुरैन अपने दोनों नेफ्यूज के साथ जिन क्लैन के लिए निकल चुके थे। जियांग्स एक दिन पहले ही जिन क्लैन पहुंच चुके थे। सभी क्लैन के लोग जिन क्लैन आ चुके थे और अपने अपने क्वार्टर पर रेस्ट कर रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद जिन कुंशान द्वारा मेले की अनाउंसमेंट की जाएगी। सभी लोग वहां सभा में उपस्थित रहेंगे। अब सभी लोग मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगभग सभी क्लैन के लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बस लांसेट लीडर का इंतजार था। ये सभा जो नए ओमेगास यहाँ पर आए हैं उनके लिए अनकंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि वैन क्लैन के वैन सेक्टर लीडर के बेटे इस सभा में आए हुए हैं, वैन चाओ और वैन शू, जिनकी घटिया नज़र हर ओमेगा पर है। जियांगचेंग बस अपनी गुस्से भरी नज़रों से उन लोगों को घूर रहा है और मन में सोच रहा था कि वो यहाँ पर आया ही क्यों। तभी लान क्लैन के आने का अनाउंसमेंट होता है। सभी का ध्यान बाहर डोर की ओर पहुंच जाता है। सबसे पहले लान कुरैन आगे आते हैं। उसके बाद उनके दोनों नेफ्यू एक एक तरफ लान कुरैन के आकर खड़े हो जाते हैं। तीनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी अल्फा और ओमेगा हैं, सभी का ध्यान लान मेंबर्स पर चला जाता है। ओमेगा बस लान शिचेन को ताके जा रहे थे, जिसमें एक जियांगचेंग भी था, जिसकी नज़र लान शिचेन पर टिक चुकी थी। उसकी बहन जियांग यानली उसे देखती है तो एक स्माइल करती है और कहती है, उसे कोहनी मारते हुए कहती है। और जियांगचेंग अपने सपने से बाहर आता है। तभी यानली उसके कान में कहती है, सभा खत्म होने के बाद हम माँ बाबा से बात करेंगे इस बारे में। जियांगचेंग अनकॉन्शियसली अपना सर हाँ में हिला देता है और जियांग यानली कहती है, हाँ क्या सच में? तब जियांगचेंग होश में आता है और वो सोचता है वो क्या कर रहा है। वो अपना सर नीचे कर लेता है। जियांग यानली बस उसे देखे जा रही थी। क्या इसका ये चिड़चिड़ा भाई कभी शर्मा भी सकता है? वो अपना सर शेक करती है। तभी उसकी नज़र जिन जिशान पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था। वो भी अपना सर नीचे कर लेती है। जैसे कि ओमेगास की नज़र लान शिचेन पर थी, वैसे ही कई अल्फाज की नज़र, उनकी घटिया नज़र लान वंगजी पर थी। वन शू, वन चा और जिन जिशुन, इनकी नज़रें अब सारी ओमेगा से हटकर बस लान वंगजी पर आकर रुक जाती है। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार इतना खूबसूरत ओमेगा देखा है। वो इसे अपना बनाना चाहते हैं और वो ऐसा करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तभी एंट्री होती है जिन सेक्ट लीडर की और सभी अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें बू करते हैं। जिन कुंशान अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, आप सभी का हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए, इससे हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी का जिन क्लैन बहुत बहुत स्वागत करता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जिन कुंशान कहता है, कल से मेले की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोग जो चाहे उस पर हिस्सा ले सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ। मेला खत्म होने के बाद जिन क्लैन के राजकुमार जिन जिशान की शादी जियांग क्लैन की राजकुमार जियांग यानली से होने वाली है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप शादी अटेंड करके ही अपने क्लैन को प्रस्थान करें। सभी जिन सेक्ट लीडर और जियांग सेक्ट लीडर को कांग्रेचुलेट करते हैं। जियांग यानली जिन जिशान को देखती है जो उसे देखकर एक छोटे से स्माइल कर रहा है। लान कुरैन की नज़र भी जियांग फैमिली पर जाती है। क्या उनके घर में 2 ओमेगा हैं? वो बाद में इस बारे में जियांग फैमिली से बात ज़रूर करेंगे। ये सब हो जाने के बाद नीमिंगजे फिर अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं, जिन सेक्ट लीडर, मेले से रिलेटेड बात हो चुकी है, अब हमें एक ज़रूरी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सभी का ध्यान नीमिंगजे की बातों पर आ जाता है। जिन कुंशान कहते हैं, कौन सी बात सेक्ट लीडर नहीं है? नीमिंगजे कहते हैं, बहुत दिनों से सुनहरे तालाब पर कुछ हलचल महसूस की गई है। ऐसा शक हो रहा है कि वहाँ पर डीमंस का आना जाना हो रहा है। पहली बात तो वो स्ट्रॉन्ग बैरियर होने के बाद भी पोर्टल के थ्रू डीमन रेलम से ह्यूमन रेलम में आ रहे हैं। और दूसरी बात, सुनहरे तालाब से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। अभी तक हमारे सैनिकों के होते वो सुनहरे तालाब के अंदर जा नहीं पाए, लेकिन अब वो अपनी शक्ति का ज़्यादा वार हमारे सैनिकों पर कर रहे हैं, जिससे उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है।
तभी जियांग फैमिया कहते हैं, लेकिन लेकिन सैक लीडर नहीं है। पहला सवाल तो यह है कि स्ट्रॉन्ग बैरियर होने के बाद भी डीमन पोर्टल को पार करके ह्यूमन रैलम में आ कैसे सकते हैं? क्या वो बैरियर कमज़ोर पड़ रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो हमने अपनी स्पिरिचुअल प्योर एनर्जी से सील किया था। फिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या बैरियर से कोई छेड़छाड़ हुई है? इस पर जिनगाशान और वैन रोहन के चेहरे के भाव थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। तभी लानकुरन अपनी जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं, सैक लीडर नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल वांगजी को वहाँ पहरेदारी के लिए भेजूंगा। कल वहाँ किसी भी सैनिक को जाने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी सब कुछ संभाल लेगा। लान वांगजी अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, जी अंकल, मैं संभाल लूँगा। तभी नी मिंगजी कहते हैं, हंगुंजुन, मैंने एक और कल्टीवेटर को बुलाया है उस सुनहरे तालाब की रक्षा के लिए, तो आपको वो वही मिल जाएगा। लान वांगजी बस नोट करता है, और ये सुनकर कि लान वांगजी अकेला पहरेदारी करेगा, वेन चाओ के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। नी मिंगजू आगे कहते हैं, हंगुंजुन, समारोह खत्म हो जाने के बाद हम सभी जाकर बैरियर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर देंगे कि आगे और डीमन ह्यूमन रैलम में ना आ सके। लानवांगजी कहता है, जी सैक लीडर। ऐसे ही ये सभा खत्म हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सुनहरा तालाब क्या है। सुनहरा तालाब कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे कबीलों का सेंटर है। मतलब सारे क्लैंस सुनहरे तालाब से जुड़े हुए हैं। सुनहरा तालाब इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर सुनहरे तालाब के पानी में ऐसी जड़ी बूटियों का संग्रह है जो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी और घाव को भरने में सक्षम है। लेकिन अगर यही बात है तो सुनहरे तालाब को इतनी सुरक्षा देने की क्या ज़रूरत है? जड़ी बूटियाँ तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये बात तो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग भी नहीं जानते। बस कुछ क्लान के पूर्वजों द्वारा इसकी रक्षा करने का आदेश उन्हें मिला है, तो वो लोग बस यही कर रहे हैं। इस तालाब की सुरक्षा करने का राज क्या है, इस बात से सभी अनजान हैं। इस बात से अनजान है कि कुछ सैक लीडर्स के पूर्वज, ओनली कुछ ही सैक लीडर्स के पूर्वज जो कि डीमंस से नफरत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते थे, उसके लिए ये सुरक्षा, इस तालाब की सुरक्षा की जाती है, क्योंकि इस तालाब का पानी और जड़ी बूटियाँ डीमंस के लिए हीलिंग का काम करती है और उन्हें पावरफुल बनाती है। लेकिन अगर ऐसे ही बात है तो डीमंस को तो बहुत पहले ही ह्यूमन रैलम में आक्रमण कर इस तालाब को अपने अंडर कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। इस तालाब के राज से ह्यूमन रैलम अनजान है। जो आज की पीढ़ी है वो इस तालाब के राज से अनजान है, क्योंकि जो कुछ बुरे सैक लीडर हुआ करते थे जो डीमंस से नफरत किया करते थे, उन्होंने डीमंस का यहाँ पर आना बंद कर दिया। और आज के सैक लीडर्स जो कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे, दोनों को ही उनके पूर्वजों की बात मान के इसकी रक्षा करना पड़ रहा है। अब लान वांगजी को देखते हैं जो अपने क्वार्टर में है और कल सुनहरे तालाब की सुरक्षा के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसके भाई और अंकल उससे मिलने आते हैं। लान कुरन कहते हैं, वांगजी, क्या तुमने तैयारी कर ली है जाने की? लान वांगजी कहता है, जी अंकल। लान कुरन नोट करते हैं और कहते हैं, वांगजी, अपना ध्यान रखना। लान वांगजी बस हाँ में अपना सर हिलाता है। लान कुरन क्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं और लानसिचन अपने भाई के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांगजी, अपना ख्याल रखना और यहाँ पर भी आते रहना। वहाँ पूरे वक्त रहने की ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी कहता है, जी भाई। लानसिचन भी वहाँ से निकल जाते हैं और लान वांगजी अपने अंकल के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने कभी भी लानसिचन और लान वांगजी से ये नहीं कहा कि किसी भी डीमन को ख़त्म कर दो, क्योंकि सारा कल्टीवेशन रैलम डीमंस को नफरत करता है। जो डीमंस यहाँ पर धोखे से आ जाते हैं तो वो उनका शिकार कर लेते हैं। लेकिन लान कुरन ने कभी भी उनके नेफ्यू को यह नहीं कहा कि डीमंस का शिकार करो। किसी भी सभा में अगर डीमन के बारे में बात होती है या उन्हें ख़त्म करने या उनसे युद्ध की बात होती है तो लान सेक्ट लीडर लान कुरन और जियांग फैमिया कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उन्होंने कभी भी डीमन को मारने या उनके खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं किया। डीमंस के खिलाफ नफरत और उनके खिलाफ
डीमन रेलम में युद्ध की साजिश में सिर्फ दो सेक्ट लीडर ज़्यादा रुचि लेते हैं, जिन सेक्ट लीडर जिन गुआंगशान और वैन सेक्ट लीडर वैन रूहान। नी मिंगजू ज़्यादा किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होते, वो बस शांति चाहते हैं। डीमंस अपने रेलम में खुश रहें और ह्यूमंस अपने रेलम में। लान वांगजी बस यही सब सोच रहा था। लान शुचैन, जो कि लान वांगजी से मिलने के ओमेगा क्वार्टर की ओर आए थे, जब वो वापस जा रहे थे तो अचानक से उनसे कोई आकर टकरा जाता है। वो शख्स गिरने वाला होता है, लेकिन लान शुचैन उसे संभाल लेते हैं। जब लान शुचैन उस शख्स को ठीक से खड़ा करते हैं तो वो देखते हैं कि ये राजकुमार जियांग है और जियांगचिंग लान शुचैन को देखकर हड़बड़ा जाता है। लान शुचैन कहते हैं, राजकुमार जियांग, आप ठीक हैं? जियांगचिंग कहता है, जी राजकुमार लान, मैं ठीक हूँ। तभी जियांगचिंग के पीछे यानली उसे ढूंढते आती है और जियांगचिंग और लान शुचैन को एक साथ देखती है। लान शुचैन की नज़र जब यानली पर जाती है तो वो उन्हें झुककर बो करते हैं। यानली भी उन्हें बो करती है। यानली कहती है, राजकुमार लान, आप यहाँ? क्या कोई काम था? लान शुचैन कहते हैं, नहीं राजकुमारी, मैं बस वांगजी से मिलने आया था। यानली कहती है, ओह अच्छा। लान शुचैन कहते हैं, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। यानली नोट करती है। लान शुचैन एक नज़र जियांगचिंग को देखते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यानली एक टीजिंग स्माइल के साथ जियांगचिंग को देखती है और कहती है, क्या बात हुई तुम में? जियांगचिंग कहता है, सीजे, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। यानली कहती है, अच्छा तो तुम इतना लाल क्यों हो रहे हो? जियांगचिंग कहता है, सीजे, और वहाँ से अपने क्वार्टर में घुस जाता है और यानली यहाँ पर मुस्कुराती रह जाती है। और वहीं हम देखते हैं जिन गुआंगशान के महल के अंदर का सीन, जहाँ पर जिन गुआंगशान अपने हाथ में शराब लिए हुए बैठा है और किसी का इंतज़ार कर रहा है। तभी वहाँ पर वो शख्स आ जाता है जिसका इंतज़ार वो कर रहा था। वहाँ पर वैन रूहान अपने बेटे वैनशु और वैन चाओ के साथ आता है। जिन गुआंगशान एक स्माइल के साथ कहता है, आइए सेक्ट लीडर वैन, मुझे लगा था कि आप इस मेले का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आप आए हैं, मुझे एक खुशी हुई। वैन रूहान कहता है, मैं यहाँ पर इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने काम के लिए आया हूँ। क्या सोचा है आपने आगे के बारे में? क्या कोई रास्ता मिला है बैरियर को तोड़ने का? हम इतने महीने से बैरियर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिन गुआंगशान, तुम तो कह रहे थे कि कोई है जो हमारी मदद करेगा। कौन है वो? जिन गुआंगशान एक स्माइल के साथ कहता है, वैन रूहान, आप परेशान मत होइए, बस कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा। मैं एक ऐसा हथियार तैयार करने वाला हूँ जो उस बैरियर को तोड़ देगा, और कोई है जो इस हथियार को तैयार कर रहा है। वैन रूहान कहता है, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, बस कैसे भी हमें वो चीज़ हासिल करनी है जो डीमन रेलम हमसे छुपा रहा है। फिर हम करेंगे दोनों ह्यूमन और डीमन रेलम पर राज। जिन गुआंगशान कहते हैं, वैन रूहान, इतना भी आसान नहीं है डीमन रेलम से भिड़ना। आज के डेमन किंग को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही हमने उसे देखा है। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बाप की तरह बेवकूफ़ होगा जो आसानी से इंसानों पर विश्वास कर लिया करता था। वो ज़रूर शातिर है। उसने इतने सालों से आज तक ह्यूमन रेलम में कदम नहीं रखा और ना ही किसी भी इंसान से संपर्क करना चाहा। ये डेमन किंग अलग है। वैन रूहान कहता है, जो भी हो, लेकिन कैसे भी हो, हमें वो पाना है। जिन गुआंगशान कहता है, सब्र करो, हमें ज़रूर वो मिल जाएगा। वैन रूहान हाँ में सिर हिलाता है। तभी वैन चाओ कहता है, फादर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। वैन रूहान कहता है, क्या कहना है? वैन चाओ कहता है, फादर, मुझे वो लान वांगजी चाहिए। आप लान कुरैन से मेरी शादी के बारे में उससे बात करें। तभी जिन गुआंगशान कहता है, लेकिन आपकी शादी तो हो चुकी है राजकुमार वैन। तभी वैन चाओ एक खटिया स्माइल से कहता है, लेकिन लान कुरैन से तो हमें शादी की बात करके ही लान वांगजी को पाना होगा, वरना वो हमें एक कॉन्क्यूबन के रूप में तो लान वांगजी नहीं देगा। यह कहकर वो एक घटिया स्माइल करता है। जिन गुआंगशान कहता है, आप बहुत ही शौकीन लगते हैं नए ओमेगास के। वैन चाओ कहता है, आप भी कुछ कम नहीं है सेक्ट लीडर जिन, आपके तो कई सारे नाजायज़ बच्चे भी हैं। और बेशरम जिन गुआंगशान इस बात पर हंसने लगता है।
वैन रोहन कहता है, वैसे वो ओमेगा है खूबसूरत, लेकिन उसमें बहुत अकड़ है। मुझे नहीं लगता वो लान वंगी इसके लिए मानेगा। वैन चाओ कहता है, मुझे नहीं पता फादर, लेकिन मुझे वो ओमेगा चाहिए कैसे भी। वैन रोहन बस हाँ में सर हिलाता है। अब हम दूसरे दिन लान वंग जी को देखते हैं, जो कि जंगल से होते हुए सुनहरे तालाब के रास्ते पर जाने लगता है। वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच भी जाता है। वो सुनहरे तालाब के आसपास जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा वैसा नज़र नहीं आता। मतलब अभी डीमंस इसके अंदर नहीं पहुँच पाए हैं। वो शाम तक वहाँ रुकता है और 2 सैनिकों को वहाँ बुलाकर फिर वापस जिन कबीले की ओर चला जाता है। वो वापस जिन कबीला पहुँचकर अपने ब्रदर और अंकल से मिलने के लिए अल्फा क्वार्टर की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ पहुँचकर वो अपने भाई के क्वार्टर की ओर बढ़ने ही जा रहा था कि लेकिन दूसरी तरफ वैन चाओ, जो अपने क्वार्टर के सामने खुले आसमान के नीचे शराब का मजा ले रहा था, उसकी नज़र लान वंग जी पर पड़ जाती है। वो उसके चेहरे पर ईविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी जगह से उठकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो लान वंग जी के सामने उसके रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है और एक घटिया स्माइल के साथ लान वंग जी को देखने लगता है। लान वंग जी को इससे डिस्गस्टिंग फील हो रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने देता है। वैन चाओ एक कदम आगे आते हुए कहता है, राजकुमार लान, कहाँ जा रहे हैं आप? लान वंग जी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वैन चाओ को ये इंसल्टिंग लगता है। एक ओमेगा होकर उसे अकड़ दिखा रहा है। और लान वंग जी समझ चुका था कि इस घटिया अल्फा के इंटेंशन कुछ सही नहीं है, इसलिए उसने वैन चाओ की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता। वैन चाओ कहता है, लान वंग जी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रहे हो तुम? लान वंग जी अभी भी कुछ नहीं कहता। वैन चाओ को इस बार बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, इतनी अकड़? किस बात की अकड़ है तुम में? इस बात की कि तुम बहुत खूबसूरत हो? हाँ? लान वंग जी उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी लान वंग जी को महसूस होता है कि वैन चाओ उसे छूने वाला है। लान वंग जी 2 कदम साइड हो जाता है और उस हाथ पर तलवार से वार कर देता है जिसे वैन चाओ लान वंग जी को छूने के लिए आगे बढ़ाया था। वैन चाओ अपने हाथ को पकड़कर दर्द में चिल्लाता है और गुस्से से लान वंग जी की ओर बढ़ते हुए कहता है, लान वंग जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इससे पहले वो लान वंग जी को छू पाता, लान वंग जी अपनी जगह पर एक टर्न लेता है और वैन चाओ के सीने में एक जोर से लात मारता है। वैन चाओ जाकर उसी टेबल पर गिरता है जहाँ वो बैठकर शराब के मजे ले रहा था। यह सब शोर सुनकर कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, जैसे लान सुचैन और वैन रोहन भी सामने बाहर आ जाता है और वैन चाओ को ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं सभी लोग। वैन रोहन अपने बेटे के पास जाता है और उसे खड़ा करता है और कहता है, वैन चाओ, क्या हुआ है तुम्हें? और तभी उसे समझ आता है कि वैन चाओ के मुंह से बहुत ही ज़्यादा शराब की स्मेल आ रही है। तो वो समझ जाता है कि इस नालायक ने ज़रूर कुछ किया होगा। और बाकी सभी हांगू जुन को तलवार के साथ वहाँ खड़ा देखकर कुछ तो समझ गए कि वैन चाओ ने जरूर कुछ ऐसा किया है जो हांगू जुन को पसंद नहीं आया। वरना हांगू जुन धैर्य रखने वाले व्यक्ति हैं। वो इतनी जल्दी किसी भी बात पर नाराज नहीं होते। लानसिटन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लानकुरन भी वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या हुआ है? क्या तुम वहाँ से वापस आ गए? वांग जी उसके भाई और अंकल को वो करता है और कहता है, भाई, मैं यही बताने आया था कि मैं आ गया हूँ वापस और वहाँ कुछ भी अजीब घटना नहीं हुई है। मैं कल फिर वहाँ जाऊँगा। लानकुरन कहते हैं, वांग जी, अभी यहाँ पर क्या हुआ है? क्या वैन चाओ ने कुछ किया है? लान वांग जी अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और कोई जवाब नहीं देता। और शिचैन और लानकुरन समझ गए कि वैन चाओ ने जरूर कोई बदतमीजी की है। लान वांग जी दोनों को झुककर वो करता है और कहता है, भाई, अंकल, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। दोनों बस नोट करते हैं और लान वांग जी वहाँ से चला जाता है बिना किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए। और वैन चाओ, वो तो नशे में था और ऊपर से हांगुन जुन की मार खाकर बेहोश ही हो गया था। वैन रोहन समझ गया कि उसके बेटे ने कुछ तो किया है। वो अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सैनिकों की मदद से वैन चाओ को उसके रूम में ले गया और हीलर से उसे ट्रीट करने को कहा। लान सिचैन अपने अंकल की ओर देखते हैं और कहते हैं, जरूर राजकुमार वैन ने वांग जी के साथ कोई बदतमीजी की है, वरना वांग जी बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाता। लानकुरन हाँ में सर हिलाते हैं। तभी वहाँ जंग फैमिया आते हैं। दोनों एक दूसरे को वो करते हैं। जंग फैमिया कहते हैं,
क्या हुआ सेक्रेटरी लीडर, क्या हांगन जुन ठीक है? लानकुरैन कहते हैं हाँ हाँ जैंग सेक्रेटरी लीडर, सब कुछ ठीक है। लानकुरैन कहते हैं अच्छा हुआ आप मिल गए, हम सुबह से मिल ही नहीं पाए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। जांग फैमिया कहते हैं जी सेक्रेटरी लीडर, कहिए क्या बात करनी है। लानकुरैन श्रीचैन की ओर देखते हैं और कहते हैं श्रीचैन अब तुम जाकर रेस्ट करो। श्रीचैन दोनों को झुककर वो करके वहाँ से चले जाते हैं। तो इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ मैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मतलब किसी ने मुझसे कहा था कि मैं अदर कैरेक्टर्स को भी अदर कैरेक्टर्स का भी ज़्यादा सीन्स दिखाऊं, इसी चक्कर में मैंने दिखाया है। और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है कि विभूषण की एंट्री नहीं हो रही है, तो मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने आज ही शेयर कर दिया। अब कल विभूषण की एंट्री होगी तो फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने आज ही कर दिया। ओके, फिर कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।